तो 14.14 क्लियर है. I as a function of time is I naught, that is 20 into sin omega t plus pi by 6 plus pi by 2. ये जितना इसका फेज है उसमें प्लस पाई बाई 2, इसमें प्लस होगा माइनस होगा. कौन सा सर्किट है? कैपेसिटी. हाँ प्लस होगा. करंट लीड करता है. कैपेसिटी में करंट लीड करता है ना. कितने से? पाई बाई 2. समझ आया? तो ये दोनों को ऐड करके कितना लिखोगे बताओ? 20 sin ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3. पक्का? वैसे भी 90 प्लस 30 यहाँ बराबर है. आया? चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो ध्यान से लो. सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकाल लो? एक्सेल. ओमेगा टी का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा? ओमेगा होगा. टी का कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ओमेगा. ओमेगा कितना है? 100. ओमेगा इंटू एल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल क्या होता है? सबसे टाइम पास किया जा रहा है. एक दिन तारीख क्या होगी? सबसे जल्दी ना है. अगर मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ क्या होता है? जल्दी हो जाएगा. ओमेगा 100 हो गया. एल की वैल्यू कितनी होगी? 20 मिली हेनरी ना. क्या आएगा? 2. अब अगर ओमेगा मिल गया मुझे, अब देखो ये आई नॉट है ना. आई नॉट कितना है? 100. वी नॉट वी इज इक्वल टू आई आर. आई नॉट 100 इंटू 2 ना. ये एक सेकेंड, ये ध्यान से कोई करंट का इक्वेशन दिया हुआ है. ईएमएफ का नहीं है ये इसका इक्वेशन है करंट का. तो 100 इंटू 2 कितना आएगा? 200. आई नॉट इंटू एक्सएल इज व्हाट? वी नॉट. वी नॉट हो गया. उसके बाद आई आर एम एस कितना आएगा? 50√2. ये कितना आया? 100√2 बराबर है. वी एज ए फंक्शन ऑफ टी चाहिए आपको. तो पहले तो v एज ए फंक्शन v इज इक्वल v नॉट. v नॉट कितना है? 200 sin ओमेगा t प्लस ओमेगा टी की जगह पे डालेंगे लिखो 100t प्लस पाई बाई 3. करंट लीडिंग होता है. ईएमएफ लीडिंग होता है कि लैगिंग होता है? लीडिंग होता है ना. क्या लिखोगे? प्लस कितना डिग्री लीडिंग होता है? पाई बाई 2 रेडियन बराबर है. सॉल्व करोगे तो कितना आया? 200 sin 100t प्लस कितना है? नोट डाउन करो. देखो तू बोला ईएमआई का मॉड्यूल सॉल्व करो तो नहीं कर रहे होते. ईएमआई का मॉड्यूल सॉल्व करो. सैटरडे को डाउट सॉल्विंग होगा. अरे मॉर्निंग तो नहीं होगा. हम क्या बट
एडिट कर दो ना, क्या उसमें दिख रहा है? की मार्केट लेके जाना बोलिए। एक क्वेश्चन है अभी आप फोन नहीं यूज कर रहा, फोन नहीं यूज कर रहा तो सच्ची में लिख रहा सर, लिख रहा था। क्या लिख रहा लिखा तो करने वो बता लिखा है, बुक में देखो लिखा है, बस इतना ही। तो लिख चालू किया मैंने लिखना, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं कर रहा सर, आप चेक कर लो। देखो कैसा है, मुझे मत सिखाओ। और मैं काफी टाइम से तुमको लेगा, बट कैसा है उधर में ऐसे भाग के नहीं आना। छोड़ो आगे तुम्हारे में क्या ही टाइम पास करना कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 150 माइक्रोफैराड। पहले क्वेश्चन लिख लो, एक सेकंड बाद में बताना मुझे। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 150 microfarad is connected to an alternating source of EMF. Is connected to an alternating source of EMF. Given by E is equal to 36 sin 120 pi t. 36 sin 120 pi t. The maximum value of current in the circuit. The maximum value of current in the circuit is approximately equal to, I not बताना है आपको, पीक वैल्यू या फिर मैक्स वैल्यू।
चार दिन बैठे इसके लिए करेंगे क्या अरे थोड़ा सामने आज जो पीछे वीडियो टाइम पर बोल हो रहे हैं ना वो आया तब तो इधर इधर जगह है ये बेंच पे। हाँ वही ये भी फर्स्ट बेंच ही गिना जाता है। ठीक है पीछे टाइम पर हाँ आगे बढ़ जाओगे टाइम पर है कि नहीं दर्जी कितना आया ये कौन है कॉल कर रहे हो बुक पे 1 मिनट ये कितना दिया हुआ है 150 ना माइक्रो फैराड 150 into 10 माइनस 3 ये क्या हो गया ओमेगा सॉरी इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc is equal to 1 upon omega c 1 upon omega c ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 125 ओमेगा इज 2 पाई 125 डायरेक्ट ना 120 पाई into 150 10⁶ ऊपर चलेगा राइट कितना आएगा अच्छा ये इसकी वैल्यू हो गई Xc इसको एज इट इज रखते हैं फाइनल वैल्यू और क्या चाहिए आपको I नॉट इज E नॉट डिवाइडेड बाय Xc E नॉट कितना है 36 बराबर है डिवाइडेड बाय Xc 10⁶ बाकी तो इधर आ गया 120 पाई into 150 ये कितना आ रहा है 36 into 12 into 15 कितना होता है 180 बराबर ना 180 और 3 जीरो 2 जीरो ये वाला 180 into 10⁶ into pi divided by 10⁶ तो 18 into 18 करो 324 9.25 टुडे चले 18 into 18 करो 324 है ना 18 का स्क्वायर कितना 324 into 2 करोगे तो 648 into 10⁻³ into 5 648 को मैं 0.65 कर देता हूँ चलेगा और ये 3.14 कितना आ रहा है 0.65 ना 0.65 और ये 3.1 0.66 करके इसको 3 कर देता हूँ मैं तो कितना आएगा 1.98 अप्रोक्स ये अप्रोक्सीमेट आंसर 2 है ऑप्शन में भी क्या बोल रहे ये हो गया सबका नहीं सर
Next question. And alternating EMF is equal to 440. E is equal to 440 sin 100 pi t. Sin 100 pi t. And alternating EMF E is equal to 440 sin 100 pi t is applied to the circuit containing an inductor of inductance root 2 divided by pi Henry, containing an inductor of inductance root 2 divided by pi Henry. Root 2 divided by pi Henry. Done. If an AC emitter is connected in the circuit, then its reading will be. बात नहीं एसी एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। और एसी एमीटर क्या मेजर करता है? आरएमएस करंट। ये याद रखो, पहले लेक्चर में वो हॉट वायर वाला क्वेश्चन करवाया कितना आंसर है? ओमेगा क्या आएगा यहाँ पे? ओमेगा इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेल कितना आया? एक्सेल इज इक्वल टू 100 pi into root 2 divided by pi. तो 141 नहीं 100 root 2 रखते हैं। क्या पता आगे क्या सोचा लोग? एमीटर रीडिंग ना पहले I नॉट निकालो। I नॉट इज E नॉट डिवाइडेड बाय एक्सेल। E नॉट इज 440 डिवाइडेड बाय 100 root 2 बराबर है। याद है हमें क्या चाहिए? I RMS that is I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये हो गया 440 डिवाइडेड बाय 100 रूट 2 और ये रूट 3। तो ये सॉल्व करोगे तो उत्तर आया 440 डिवाइडेड बाय 200 तो 2.2 एम्पियर एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं।
तो हमने रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के क्वेश्चन देखे, बराबर। अब हम क्या डिस्कस करने आ रहे हैं? आरएल सर्किट। आरएल सर्किट बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो यहाँ पे E equal to E naught sin omega t, ये हो गया अप्लाइड ईएमएफ, बराबर। तो यहाँ से आपको अगर अप्लाइड ईएमएफ पूछा तो ये क्या है? E is equal to E naught sin omega t। बुक लेना है, बुक लेना है। देखो तुम्हारी सिलेबस खत्म करना होगा ना, तो बहुत आराम से खत्म हो सकते हैं। फिर खाली वो सिलेबस ही खत्म होगा, फिर इतना हम लोग ये डिटेल में एक छोटे छोटे क्वेश्चन करवाते हैं, हर एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताते हैं, वो सब नहीं होता है। टाइम पास करना है वो बता दो। अप्लाइड ईएमएफ क्या हो गया? E is equal to E naught sin omega t। यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब देखो ये इंडक्टर और ये क्या है? रेजिस्टर, दोनों सीरीज में। हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो इन फेज होता है, जबकि इंडक्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आता है। इंडक्टिव सर्किट लीडिंग कौन होता है? इंडक्टिव में ईएमएफ, और लैगिंग कौन होता है? तो करंट यहाँ पे कितना आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? करंट इसका तो जीरो है ना, तो यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? ये वाला। सॉरी, ये इसके लिए जीरो है फेज डिफरेंस,
ये डिसाइड करेगा। और यहाँ पे I की जगह पे क्या लिखोगे, I नॉट sin ओमेगा टी प्लस की माइनस करंट है ना, करंट लैगिंग होता है ना, ईएमएफ लीडिंग होता है। तो अगर ये ओमेगा टी बना दो यहाँ पे क्या लिखो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखो, ओमेगा टी लिखते मतलब 0 हो गया, ओमेगा टी माइनस 0। यहाँ पे अगर ओमेगा टी प्लस पाई लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो दैट कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का रहेगा, पाई बाई 2। अच्छा, अब यहाँ से ये हो गया करंट। अगर मैं करंट को और ईएमएफ को प्लॉट करता हूँ तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, पाई बाई 2। अब ये मुझे फेज डिफरेंस अगर मान लो निकालना हो, जिससे ये अननोन है, मुझे नहीं पता इसकी क्या लाइन है, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना आएगा वो मुझे नहीं पता। अगर मुझे ये निकालना हो, सबसे पहले यहाँ पे क्या प्लॉट कर दिया मैंने, करंट। यहाँ पे क्या हो गया, करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में ई आर भी होगा, जबकि ईएल जो होगा वो आगे होगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज की पैरेलल? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो करंट इंडक्टर में वही करंट किसमें है, रजिस्टर में भी। तो ये ई नॉट, ये ई आर है, बराबर है। इस डायरेक्शन में करंट है, इसी डायरेक्शन में क्या है, ई आर। और ये क्या है, ई एल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या होगा, नेट ईएमएफ। क्या होगा, नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ कितना आया बताओ, रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, बराबर। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इसको लिखोगे आई इंटू आर स्क्वायर, इसको लिखोगे आई इंटू एक्सएल स्क्वायर। आई स्क्वायर बाहर आ गया, इधर क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। So E divided by I is equal to R square plus XL square. तो E divided by I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। तो E divided by I को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे Z लिखेंगे। Z is what, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, flow of current due to electrical combination of electrical element। जैसे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर है। तो यहाँ पे ये कितना होगा, Z। तो Z इज इक्वल टू Z, यहाँ पे इम्पीडेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट ईएमएफ कितना आएगा, नेट ईएमएफ रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। फोर्स पॉइंट इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी होगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे अगर इसको एक्सपांड करते हो तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मतलब ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, और ये क्या है, रिजल्टेंट। ये क्या है, रिजल्टेंट, बराबर है। तो यहाँ से ये R हो गया, ये Z हो गया, इसको क्या बोलोगे, 5 हो गया। इधर क्या है, इधर एक्चुअल। तो Z जो है, इम्पीडेंस जो है, पहली चीज तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि इम्पीडेंस इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इम्पीडेंस इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the net EMF, along the net EMF, always directed along the net EMF। तो यहां से अगर आप tan phi की वैल्यू निकालोगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर
फेज डिफरेंस लिखते थे राइट। फेज डिफरेंस मतलब क्या आएगा पाई। चलो यहाँ से tan पाई की वैल्यू कितनी आएगी, tan पाई कितना आएगा यहाँ से एक्सेल डिवाइडेड बाय r। तो पाई इज इक्वल टू कितना आया tan इनवर्स ऑफ एक्सेल अपॉन 6 पॉइंट। उसके बाद क्या आएगा पावर फैक्टर, क्या आएगा पावर फैक्टर को क्या लिखते थे cos पाई। तो यहाँ से cos पाई कितना आएगा, cos पाई एडजसेंट डिवाइडेड बाय हाइपो r अपॉन z आया। उसके बाद क्या लिखते थे पावर, पावर इज इक्वल टू ई आर cos पाई। ई नॉट क्या फॉर्मूला इनटू cos और cos पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर है। अगर फेजर डायग्राम चाहिए तो ये, और फेज डिफरेंस अगर आपको प्लॉट करना है तो लीडिंग कौन है इसमें और लैगिंग कौन है। अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है पॉजिटिव, हाँ बात नहीं कर रहा था लोग टाइम पास करने के लिए यार, कुछ दिन में तुम्हारे साथ भी टाइम पास ही होगा, लिमिट में रहो। बाकी ऐसे समझो कि अगर मुझे पनिशमेंट देना होगा ना, ऐसे 5 मिनट के अंदर तुम इतनी गलतियां कर देते हो कि मैं उसको पनिशमेंट दे दूंगा। मुझे वैसे टाइम पास नहीं करना, चुपचाप अपना काम करना है, तुम भी अपना काम करो, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब मत करो। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं गलती करते रहते हैं, मैं देखता हूँ तो बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसमें लीडिंग और लैगिंग कैसे डिसाइड होता है, ये इससे डिसाइड होता है। पहली चीज ये तो कुछ नहीं करने वाला है, ना तो लीडिंग डिसाइड करेगा ना तो लैगिंग। यहाँ पे ये डिसाइड कौन करता है, इंडक्टर, इंडक्टर डिसाइड करता है। तो इंडक्टर में ये आप समझ जाओ कि इंडक्टर में करंट क्या होता था, लीड होता था, लीडिंग होता था, लैगिंग होता था, लीडिंग होता था। अगर ये इंडक्टर में लीडिंग है तो यहाँ पे इंडक्टर में करंट क्या होता था, लैगिंग होता था। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन में भी करंट क्या हो, 8 पॉइंट यहाँ पे कौन करंट लैगिंग का, तो ईएमएफ लीडिंग है, ईएमएफ पाई रेडियन, जो भी यहाँ पे फेज डिफरेंस आप निकालोगे। और लैगिंग कौन है, करंट कितना पाई रेडियन। हाँ बाय 2। तो ये कौन सी सर्किट हो गई, एलआर सर्किट। बातें नहीं अभी लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा। नेक्स्ट इज व्हाट, आरसी सर्किट। नेक्स्ट इज व्हाट, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट क्या होगा, मान लो ये रजिस्टर है, ये हो गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टर हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया करंट। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, अप्लाइड ईएमएफ किससे डिनोट करोगे आप, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। दूसरा पार्ट करंट, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी
प्लस की प्लस कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि इसका तो कुछ ये तो कुछ नहीं फेज डिफरेंस जनरेट करेगा, ये जनरेट करते हैं और इसमें करंट क्या होता है लीडिंग, उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, बट कितना 5/2 होता था इसमें ना, बट ये रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए इन जनरल वैल्यू क्या लिख रहे हैं 5। तीसरा पॉइंट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां से ये करंट है, तो करंट और ईआर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में ईआर भी आएगा, बट ईसी जो है वो पीछे चलेगा, क्योंकि करंट लीडिंग होता है ना, तो ईसी को कहां चलना पड़ेगा पीछे, ये क्या हो गया ईसी, और ये क्या हो गया ईआर, अगेन ये क्या हो गया फिर नेट ईएमएफ। नेक्स्ट पॉइंट, नेट ईएमएफ कितना है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना वो, तो नेट ईएमएफ ई is equal to root over ER square plus EL square, root over ER square plus EL. Point number 4, बोलो इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस मतलब Z ना, नहीं एक सेकेंड, इम्पीडेंस ये वाला ना, तो Z इम्पीडेंस सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, हाँ ईसी आएगा, इम्पीडेंस को Z से XC स्क्वायर बराबर है। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा इसका Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर करो कितना आएगा, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये क्या है R स्क्वायर और ये क्या है XC, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का आएगा 5, ये है ना, तो यहाँ से इम्पीडेंस इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हो अगर यहाँ पे कंप्लीट करोगे इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस की वैल्यू लिखने के बाद हम क्या लिख रहे थे, यहाँ से tan पाई की वैल्यू कितनी आएगी XC divided by R, tan pi is equal to XC divided by R. Point number 5, फेज डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं पाई से, क्या आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ XC divided by R। 6 पॉइंट, पावर फैक्टर is equal to cos phi, that is R upon Z। 7th point, पावर कितना आएगा E naught I naught divided by 2 into cos phi। 8th point, लीडिंग कौन है इस बार लीडिंग कौन है बाय पाई लीडिंग, और लैगिंग कौन है ईएमएफ बाय पाई लीडिंग। क्लियर है, दो जवाब करो फटाफट।
ये मैं बच्ची आ रहा है मैं EMI भी कर लूंगी एग्जाम भी ये आवाज सर्किट का क्वेश्चन है इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 4 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस नॉन इंडक्टेंस दिस इज व्हाट दिस इज 4 ओम अप्लाइड सर यहाँ पे करंट है करंट का इक्वेशन कितना दिया हुआ है I is equal to 100 sin omega t plus 30 डिग्री है बराबर या फिर 5/6 रेडियन क्वेश्चन इसमें क्या क्या निकालना है आपको I naught, V naught, Z, IRMS, VRMS, E as a function of time. Instantaneous voltage equation. चलो सॉल्व चालू करो बोलो भाई बोल रहा है ध्यान का मैंने बोला ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इंडक्टिव तो डायरेक्ट एक्सेल की वैल्यू दे रखा है
बोलो बोलना है क्या हुआ? की वैल्यू कितनी होगी? 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 3 और कितना हुआ? ये 50√2 है और ये कितना है? 250√2 बराबर है। और क्या चाहिए आपको? E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। E is equal to E naught कितना है? sin ओमेगा t plus 30 प्लस अब क्या निकालना है? पाई। अच्छा ये कौन सी सर्किट है? RL सर्किट या फिर LR सर्किट है। अब LR सर्किट में करंट लीडिंग होता है, करंट लैगिंग होता है और वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिख रहा हूँ? प्लस। अब पाई निकालो। पाई कैसे निकालोगे? tan पाई इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय बराबर है। तो पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो पाई की वैल्यू कितनी आई? 53 है। 500 sin ओमेगा डी प्लस 83 डिग्री। करंट लीडिंग नहीं होता, करंट लैगिंग होता है, इसलिए वोल्टेज में ऐड योग्य रखना। अब जाऊंगा फिर से हो गया। आर कितना है? योग्य
I is equal to 200 sin omega t plus 60. I नॉट निकालना है, E नॉट निकालना है, मतलब ये सारी चीजें जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, I नॉट, E नॉट, Z, IRMS, ERMS, उसके बाद आपको EMF as a function of time, EMF across the resistor as a function of time, EMF across the inductor as a function of time. I तो कांस्टेंट है ना, सीरीज में करंट तो कांस्टेंट होता है, I तो सब में सेम ही आएगा, EMF चेंज होता है। डिस्कशन नहीं करना, अपना अपना सॉल्व करो। सारे आंसर हो गए? चलो डी नॉट आई नॉट कितना है 200 जेड की वैल्यू कितनी आएगी ये कितना है 2000 बराबर है IRMS कितना है
ये तो हो गया ना। हाँ सर आ गया। ये थोड़ा सुनो याद है आपका सबका आ गया होगा, ये दो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, थोड़ी डिफिकल्टी है और नहीं है कि सही है कि गलत। सबसे पहले यहाँ पे फाई निकाल लेते हैं। फाई की वैल्यू कितनी आई? 53। अब E एज अ फंक्शन ऑफ T जब लिखोगे नेट EMF, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2000 sin ओमेगा t। याद है तो सबका बराबर है। अब ये रजिस्टर और ये क्या है? इंडक्टर। रजिस्टर में करंट और EMF दोनों इन फेज होते हैं, तो ER एज अ फंक्शन ऑफ T जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2000 sin ओमेगा t plus 60। Is there any phase difference in this equation and this equation? No, क्योंकि यहाँ पे phase difference 0 होता है। Now next EL क्या लिखोगे? That is 2000 sin ओमेगा t plus 60। ये कॉपी किया इसका फेज, और इसके फेज से 90 डिग्री आगे होता है, करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो इसमें क्या आएगा? 90 आएगा। समझ आएगा? कौन सा रॉन्ग हुआ? लाल नहीं थी, सेकंड लाल समझ आया? ये जब इंडिविजुअल पूछेगा तो इंडिविजुअल में क्या
अरे आपको 25 नहीं